गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स की अगली कड़ी करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों हम लोग देखे थे कि 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में हमारे संविधान में हमें मिला है। उसमें से सबसे पहला हम लोग अगर अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहला अधिकार हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। दूसरा देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। चौथा दोस्तों हम लोग देखे थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा हम लोग देख चुके हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आज हम लोग देखते हैं छठा अधिकार, जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार, और जो हमारे संविधान के आर्टिकल 32 से 35 तक है। 32 से 35 तक अनुच्छेद में हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ अनुच्छेद 32 ही इम्पोर्टेंट है और यही बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए हम लोग अनुच्छेद 32 को अच्छे से करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अगर हम लोग देखेंगे कि संविधान की हृदय कौन है, किस अनुच्छेद के बारे में ऐसा कहा गया है, तो वह है अनुच्छेद 32। और आत्मा भी कहा गया है, हृदय या आत्मा अगर कभी पूछ दे यह किसने कहा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को परिवर्तनीय बनाता है। कहने का अर्थ हुआ कि अनुच्छेद 32 जो है वह मूल अधिकार को परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू करवा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर कभी किसी इंसान का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकार को मनवाने के लिए, और वह अधिकार सुप्रीम कोर्ट उसे 5 प्रकार के रिट के माध्यम से वह अधिकार सुनिश्चित करेगा। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है वह अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। लेकिन दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर है, इसे अच्छे से देखिए। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वह मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। अन्य अधिकार, वह मौलिक अधिकार से हट के भी कोई अधिकार हो, उस पे भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अब वह 5 प्रकार के जो रिट है उसे हम एक एक करके देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए।
मतलब जो भी बंदा है, जिसको भी बंदी बनाया है, उसको प्रस्तुत किया जाए। यह कौन कहता है? यह कहता है कोर्ट कहता है। किसको कहता है? तो यह थाना को कहता है। थाना को कहता है कि जिस बंदे को तुम गिरफ्तार किए हो, जिसको बंदी बनाए हो, उसको मेरे सामने सशरीर क्या करो? प्रस्तुत करो। इसका इंग्लिश होता है दोस्तों, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ दिया जाता है, हैबियस कार्पस होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, हैबियस कार्पस। ठीक है, इस रीट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता को यह आदेश देता है, और बंदीकर्ता कौन हुआ दोस्तों? थाना हुआ, इसलिए याद रखिएगा। आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है और उसे गलत पाए जाने पर बंदी को मुक्त करने का आदेश देता है। जब उसे प्रस्तुत किया जाता है तो उसका गिरफ्तारी का जो भी मामला है उसे कोर्ट अपने संज्ञान में लेता है और देखता है कि क्या यह वाकई में गिरफ्तार होने लायक था, यह अपराध किया है या नहीं किया है, उस पर वह कोर्ट क्या है विचार करता है। और अगर गलत पाया जाता है तो उसी वक्त उस बंदीकर्ता को यानी थाना को बोलता है कि इसे मुक्त करो, इसे बाइज्जत बरी करो। आगे देखते हैं, लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ यह जारी हो सकता है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसके लिए अगर कोई सरकारी व्यक्ति है और कोई निजी व्यक्ति है, दोनों के खिलाफ यह जारी हो सकता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रीट, वह है परमादेश। इसका इंग्लिश है मैंडामस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। यदि कोई लोक अधिकारी कानून द्वारा उसे किसी सौंपे गए कर्तव्य का इनकार करता है तो उसके विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है। इसमें कोर्ट आदेश देता है कि कभी कभी कोई सरकारी आदमी होता है, उसे कानून के तहत कुछ अधिकार कार्य दिया गया है, तो अगर वह किसी कार्य को करने से इनकार करता है या अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ ही परमादेश जारी होता है, क्योंकि उसे आदेश दिया गया था और वह आदेश की अवहेलना की है, तो उसके खिलाफ यह रिट जारी हो सकता है। यह निजी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि निजी व्यक्ति सरकारी आदमी नहीं होता है, तो इसके खिलाफ यह जारी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी यह रिट जो है मैंडामस वह जारी नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ सरकारी और अर्ध सरकारी व्यक्ति के पास ही जारी हो सकता है। नेक्स्ट रिट देखते हैं दोस्तों, प्रतिषेध। इसका अर्थ है रोकना, जो भी कार्यवाही हो रहा है उसे रोकना। इसका इंग्लिश है प्रोहिबिशन। प्रतिषेध में केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, यह सिर्फ कोई न्यायिक संगठन हो और कोई अर्ध न्यायिक संगठन हो जो न्यायिक प्रक्रिया करता है, जो न्याय व्यवस्था में भाग लेता है, वैसे ही निकाय पे यह जो रीट है वह लागू होता है। इसके द्वारा न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की जाने वाली कार्यवाही को रोकने का आदेश देता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, इसके तहत जो है कि न्यायालय का जो क्षेत्र है उसका हमेशा हर चीज़ का हम लोग जानते हैं कि उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। मान लीजिए इस सर्कल के अंदर उसका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन वह इस सर्कल से बाहर अगर कोई कार्यवाही कर रहा है तो इसे ही सुप्रीम कोर्ट जो है रोकने का आदेश देता है, और यह निर्णय दिए जाने के पूर्व जारी होता है। अगर निर्णय दिए जाने के पूर्व ही प्रतिषेध जो होता है, प्रोहिबिशन जो होता है, वह निर्णय दिए जाने के पूर्व ही यह रीट जो है वह लागू होता है। आगे देखते हैं, एक चार्ट के माध्यम से इसे हम लोग समझते हैं। वह चार्ट है, एक तरफ है न्यायिक व्यक्ति और एक है अर्ध न्यायिक व्यक्ति।
इसमें भी यह न्यायिक व्यक्ति में लागू हो सकता है, गैर न्यायिक है और गैर न्यायिक है। कहने का अर्थ हुआ जो न्यायिक व्यक्ति है उस पे यह लागू होता है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्प्रेषण। जो चौथा रीट है वह है मेरा उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है सूचना देना या प्रमाणित करना। सूचना देना या प्रमाणित करना, इसका इंग्लिश है सर्टियोररी। उत्प्रेषण में भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक व्यक्ति और अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। उत्प्रेषण जो है जिस तरह से प्रतिषेध न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी होता है, मीन्स कि जो न्याय करने वाला संस्था है उसके विरुद्ध जारी होता है, वैसे ही उत्प्रेषण भी है जो न्यायिक संस्था है उसके खिलाफ ही यह रिट जारी होता है। उत्प्रेषण रिट के द्वारा न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिए गए निर्णय को खंडित करने का आदेश देता है, यानी बदलने का आदेश देता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों उत्प्रेषण के माध्यम से न्यायालय जो वह निर्णय दे चुका है उसको बदलने का आदेश देता है, और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है। किसको देता है? या तो वह सिविल कोर्ट हो या तो वह हाई कोर्ट हो, इन सबों को आदेश देता है कि इस निर्णय को आप बदलिए, क्योंकि हम यह आप लोगों को क्या करते हैं, आदेश दे रहे हैं। और यह चौथा जो रीट है हमारा उत्प्रेषण, उसके माध्यम से यह होता है। आगे देखते हैं प्रतिषेध में निर्णय दिए जाने के पूर्व जारी होता है प्रतिषेध, जबकि उत्प्रेषण है निर्णय दिए जाने के पश्चात। कहने का अर्थ है दोस्तों प्रतिषेध जो है वह जब निर्णय नहीं आता है, जब बहस चल रहा होता है उसी दौरान प्रतिषेध रिट लगाया जाता है, जबकि उत्प्रेषण में निर्णय हो जाता है उसके उपरांत यह रिट लगता है। नेक्स्ट देखते हैं अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकार परीक्षा, इसका इंग्लिश है क्यू वारंटो। याद रखिएगा इंग्लिश वर्ड भी, क्योंकि बहुत बार इंग्लिश में ही पूछ देता है, हिंदी वर्ड दे देता है, हिंदी वर्जन रहता है लेकिन हिंदी में ही लिख देता है क्यो वारंटो, इस तरह का लिख देता है दोस्तों। इसलिए आप लोग इंग्लिश वर्ड भी इसमें याद रखिए। इसके द्वारा इसका अर्थ है यह पीड़ित व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा यह प्रावधान किया जाता है। कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध वह काम नहीं करेगा, उसके विरुद्ध कोई दूसरा व्यक्ति वह काम कर देता है। इसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और गलत पाए जाने पर उसे पद से निष्कासित कर देता है। कहने का अर्थ हुआ जब कोई व्यक्ति अपने सरकारी नौकरी या कोई लोक पद के लिए दावा करता है तो उसकी जो वो दावा कर रहा है वो दावे में कितनी सत्यता है इसकी जांच करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और अगर गलत पाएगा तो उसे उसी वक्त उस पद से निष्कासित कर देता है। तो दोस्तों ये मेरा 5वां रीट था। आगे हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ और भी बातें हैं। मूल अधिकारों का निलंबन, कब कब मूल अधिकार को बंद किया जाता है या मूल अधिकारों को कब रोका जाता है, उसके बारे में कुछ उपबंध बताया गया है। इसे भी यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 358 और 359 में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि जो भी हम अगर मौलिक अधिकार को रोकते हैं तो वह 2 ही अनुच्छेद के माध्यम से रोकते हैं। एक है अनुच्छेद 358 और एक है आर्टिकल 359। इन दोनों ही आर्टिकल के माध्यम से हम मौलिक अधिकार को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे रोकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 358 के द्वारा युद्ध या बाह्य आक्रमण, बाह्य आपात की इस घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाती है और वह भी स्वतः। कहने का अर्थ हुआ
कि जब 358 के माध्यम से, जो अनुच्छेद 358 है उसके द्वारा क्या है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या तो बाह्य आपात, जैसे कोई बाहर के देश या कोई भी देश हमारे देश पे क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे, तो उस दौरान अनुच्छेद जो 19 है वह क्या होगी, बंद हो जाएगी या रुक जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 19 के तहत क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, यह सब पे रोक लग जाएगी जब वह अनुच्छेद 358 के तहत इस मौलिक अधिकार को रोका जाएगा, तब अनुच्छेद 19 स्वतः ही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 359 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति सभी जितने भी अधिकार हैं उन सभी को या किन्हीं या या कुछ अधिकारों के क्रियान्वयन को आदेश जारी करके रोक सकता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब 359 के अनुसार या तो बाह्य आक्रमण हो या शस्त्र आंतरिक विद्रोह हो या हमारे देश में ही, कहने का अर्थ है जब हमारे देश में के ही लोगों के द्वारा कोई हथियारों के साथ कोई आंतरिक विद्रोह कर दिया जाए या फिर राष्ट्रीय आपात लग जाए, तो इस दौरान राष्ट्रपति जो है या तो जितने भी मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया हुआ है उन सबों को रोक सकता है या फिर कुछ अधिकारों को रोक सकता है, लेकिन वह आदेश जारी करके ही रोकेगा, ना कि अपने आप स्वतः नहीं। स्वतः सिर्फ होता है आपका अनुच्छेद 358 से, लेकिन 359 के अनुसार राष्ट्रपति को आदेश जारी करना होगा कि हम फला आर्टिकल को रोक रहे हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 358 के तहत बाह्य आपात की समाप्ति जब हो जाती है तो अनुच्छेद जो 19 है वह स्वतः ही लागू हो जाती है, क्योंकि यह स्वतः ही क्या हुआ था, स्वतः ही यह रोक लग गया था, स्वतः ही अनुच्छेद 19 पे बैन लगा था। तो वह जैसे ही आपात खत्म होगा, समाप्ति होगी, उसकी समाप्ति की घोषणा होगी, वैसे ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही फिर से लागू हो जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति विशेष आदेश जारी करके अन्य अधिकारों के क्रियान्वयन को लागू कर सकता है। कहने का अर्थ है कि जब अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को रोका जाता है तो इसके लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना होगा कि फिर से हम मौलिक अधिकार को क्या कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं। यह आदेश जारी करना होगा, तभी जाके वो अधिकार फिर से अपने मूल स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह हम लोग दोस्तों मौलिक अधिकार पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे भी इसी तरह के कंटेंट देखते रहेंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिए और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।